नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज हम लोग योग एनाटॉमी की जो शाखा जैसा पहले पिछले वीडियो में आप सभी ने कहा था, अनुरोध किया था, उसी अनुरोध को सार्थक बनाते हुए हम लोग योग एनाटॉमी के उस विषय पे चर्चा अपनी जारी करेंगे, जिस विषय को लेके देश-विदेश में योग से संबंधित कई सारी भ्रांतियाँ एवं कई सारी परेशानियाँ देखने को मिल जाती हैं। सामान्यतया जब हम प्रैक्टिकल स्तर पे आते हैं, तो योग अपने कुछ मूलभूत गुणों को रखता है, खासकर योग के आसन, योग के प्राणायाम, योग की मुद्राएँ, योग की धारणाएँ, ध्यान एवं अन्य विधियाँ जो भी हैं, उन समस्त विधियों के द्वारा योग से संबंधित कुछ बीमारियों को जो कि योग के द्वारा ही ठीक की जा सकती हैं, अन्य दवाओं के द्वारा नहीं ठीक की जा सकती, उन व्यवस्था क्रम को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक विशिष्ट बीमारी के विषय में बता सकूँ, जिस विशिष्ट बीमारी से लगभग-लगभग आज दुनिया का हर 5वाँ व्यक्ति परेशान है, खासकर मिडल ईस्ट जैसे कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे कि कुवैत हो गया, इस तरीके का जो मिडल ईस्ट का एरिया है, उस एरिया में ये परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसे हम सामान्यतया अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं और कई बार हमें लगता है कि हम ऐसी बीमारियों को लेके परेशान प्रताड़ित हो सकते हैं। तो इस परेशानी का नाम है अर्थराइटिस। आज हम लोग जानेंगे अर्थराइटिस के विषय में कि आखिर अर्थराइटिस किस तरीके से होती है, क्या चीज़ है और क्यों ये हमें परेशान करती है। तो जो अर्थराइटिस की परिभाषा आपको देखने को मिल रही है, वो ये है: अर्थराइटिस एंड क्रॉनिक जॉइंट सिम्पटम्स अफेक्ट नियरली 70 मिलियन अमेरिकन्स। सिर्फ अमेरिकन्स का ये डेटा है। अगर आप अमेरिकन्स को हटा दें, तो इस समय इंडियंस को भी अगर ले लिया जाए, तो भी आप देखेंगे कि करीब-करीब मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है हर 5वां व्यक्ति इस परेशानी से परेशान है। ये परेशानी इतनी विशद हो चुकी है, जॉइंट्स पेन का बहुत सारा कारण है। अभी हम जानेंगे अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान कि आखिर वो कौन-सी विधियाँ हैं जिनके कारण से ये जॉइंट पेन हमें परेशान करता है ना? तो जब आप इस विषय वस्तु को देखेंगे, तो मैं आपको और बताता हूँ कि आखिर ये क्या है ना? देखिए, इसमें लिखा है मेडिकल केयर फॉर अर्थराइटिस कॉस्ट नियरली 22 बिलियन। ये 1995 का एक डेटा है, जो डब्ल्यूएचओ का ही डेटा है, जिसको मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ। सीडीसी रिकमेंडेशंस क्या कहती है, कैसे ये ठीक किया जा सकता है। अब सीडीसी की जो रिकमेंडेशन है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखेगी, क्योंकि सीडीसी रिकमेंड करता है क्या कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके जॉइंट्स में पेन समाप्त हो जाएगा। अब आप इस शब्द को समझिए, ये जो शब्द है आपके सामने फिजिकल एक्टिविटी, ये पीपीटी मेरी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये वो पीपीटी है जिस पीपीटी के माध्यम से दुनिया किस तरीके से योग को छोटा साबित करके बाकी फिजिकल एक्टिविटी नामक शब्द को आगे बढ़ाना चाहती है। अब फिजिकल एक्टिविटी में मैं कहता हूं आप साइकिलिंग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी अर्थराइटिस वाले व्यक्ति को आप बोलिएगा कि आप जाइए साइकिलिंग कीजिए। देखिए, अर्थराइटिस सामान्यतः युवाओं में तो कॉमन है ही है, लेकिन जो व्यक्ति 50 प्लस हो चुका है, खासकर महिलाएं, वो साइकिलिंग करेंगी क्या? उनके लिए साइकिलिंग है क्या? चलिए, साइकिलिंग नहीं, स्विमिंग ले लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी में नेक्स्ट, है ना? स्विमिंग कर पाएंगी क्या वो महिलाएं जो जो बहुत हैवी हो चुकी हैं, बहुत अनकंडीशनल अवस्था में रहती हैं, या उनके पास में स्विमिंग पूल नहीं है, या दूर भारतीय अगर परिक्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण अंचल में वो फिजिकल एक्टिविटी में क्या कर पाएंगी? तो सीडीसी भी इनका रिकमेंड करता है कि भाई साहब, यदि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये तो मैंने आपके सामने दो ही लिखा है, फिजिकल एक्टिविटी यदि आप करते हैं, तो यकीन मानिए आप जो है क्या कर पाइएगा, आप इस डिसेबिलिटी से दूर हो पाएंगे। इसमें लिखा है इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी विच हैज बीन फाउंड टू डिक्रीज पेन, इंप्रूव फंक्शन एंड डिले डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को डिले करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की प्रक्रिया के विषय पे जोर दी गई है, लेकिन अब इसमें हमारा योग क्या करेगा, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं कि आखिर योग की व्यवस्था क्या कहती है। मेंटेनिंग एन आइडियल बॉडी वेट, एक ये भी इनका लेख है, आइडियल बॉडी वेट बना के रखिए, अवॉइडिंग ज्वाइंट इंजरीज, obtaining an early diagnosis and starting appropriate management including self management। अब आप इन चारों पॉइंट्स को देखिए।
योग क्या करेगा ये तो मैं आपको बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। ये व्यवस्था क्या करेगी, ये व्यवस्था क्या बताती है, दुनिया किस तरफ जा रही है, आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मुझे पता है कि ये मेरा लेक्चर हो सकता है योग आचार्य भी सुने, हो सकता है कि वो पेशेंट भी सुने जो अर्थराइटिस से प्रताड़ित हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इस अर्थराइटिस या रेमेटॉइड अर्थराइटिस या विभिन्न प्रकार की जो अर्थराइटिस हैं, उन अर्थराइटिस से आप अपने आप को कैसे उन्मुक्त कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं। लेकिन उसके पूर्ववत आपको ये देखना होगा कि दुनिया आपके विद्या, आपके संस्कार, आपके सुशोभित गुणों को किस प्रकार से, उनके पास ऑप्शंस क्या है, क्या क्या वो रिकमेंड करते हैं, उनके पास में अन्य कोई विषय वस्तु है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवम सर जो है वो दवा के विषय में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अपने योग को प्रेरित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सामने ये सारी बातें लिखी पड़ी हैं। इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी, मेंटेनिंग एन आइडियल बॉडी वेट। अब आप देखिए, आइडियल बॉडी वेट को बनाने के लिए, उसके अलावा ज्वाइंट इंजरीज को बचाने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, पहले पता चल जाए हमें, उसके बाद पहले पता करने के बाद से फिर हम अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कर पाए, जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो इन सारी विषय वस्तुओं को जानने के लिए, समझने के लिए आपको जरूरत है तो सिर्फ एक विद्या की, और वो विद्या है मित्रों योग। योग एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के द्वारा आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। अब ये योग क्या है, देखिए कैसे उस विषय वस्तु के ऊपर कुठाराघात करने वाला है हमारा योग। ये जो सीडीसी की रिकमेंडेशंस है, इस व्यवस्था क्रम को जानिए। देखिए ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं, वो जो कहते थे कि आप अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट में रखिए। भाई सेल्फ मैनेजमेंट यानी जिंदगी व्यस्त है या अस्त व्यस्त है, मुद्दा ये है। बहुत सारी कहानियां हैं इस पे, अस्तता और व्यस्तता के विषय पे। आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? भाई 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे उस योगी के पास भी है, और 24 घंटे अंबानी के पास भी है। हर व्यक्ति अपने आप को जिस प्रकार से सिंक्रोनाइज करता है, जिस प्रकार से मैनेज करता है, ठीक उसी प्रकार से वो अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट की दिशा में ले जा पाता है। सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट के विषय में एक बात कही जाती है कि जैसे आप मान लीजिए कि प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले आपको बेड टी चाहिए या कॉफी चाहिए, इसके बाद आप अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक चीज बताइए, जो रात का पूरा पूरा जो हेल्थी बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, जो हमारे मुख में आया पड़ा है, आप उसको चाय के साथ भेज रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग प्रताड़ित हो रहा है, पेट आपका गैस परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चायों में आजकल ऐसी व्यवस्थाएं आती है कि चाय कम रहती है और केमिकल्स ज्यादा, जिससे स्वाद अच्छा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए आपको परेशानी तो करेंगी। तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट को कौन डिस्क्राइब कर सकता है? वो है हमारा योग। और वो कैसे करेगा वो मैं आपको अभी आगे फर्दर बताऊंगा। इसके अलावा अवॉइडिंग जॉइंट इंजरीज। देखिए एक प्रश्न पूछा गया, एक बड़ी मुझे लग रहा है सभा थी, और उस सभा में ये पूछा गया कि सर योग एक्सीडेंट्स को कैसे बचा सकता है। तो वहां एक योगी थे, मैं तो उन दिनों छात्र हुआ करता था, मैं चुपचाप बैठा हुआ था और देख सुन रहा था। तो एक योग के आचार्य थे, उन्होंने कहा देखिए, अगर जो व्यक्ति योग करता है और योग्यता से योग करता है, कॉन्शियस माइंड से योग करता है, तो ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। यानी कि एक तो वो कॉन्शियस बहुत ज्यादा रहेगा, दूसरी उसकी प्राण ऊर्जा इतनी यूनिक होगी कि सामने से आने वाले किसी भी प्रकार के हत प्रभावों को वो बाय डिफॉल्ट एनालाइज करेगा, या फिर थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करेगा, या फिर ईश्वरीय सत्ताएं जो है वो उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। ये 3 व्यवस्था क्रम का उत्तर उन्होंने दिया। चूंकि आध्यात्मिक थे, मैं थोड़ा वैज्ञानिक भी अगर अपने आप को मानूं, तो इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं दावे के साथ कि यदि आप धारणा रखते हैं अपने अंतरंग में, यदि आप ध्यान से कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो यही प्रक्रिया हमें अर्थराइटिस के दौरान भी समझनी है कि आखिर इसका मैनेजमेंट कैसे सेट किया जाए। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, योगा इज अ कंप्लीमेंट्री सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक। ये व्यवस्था क्रम है। कंप्लीमेंट्री सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक क्यों कहा? ये क्षमा कीजिए, ओह यस, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक। ये शब्द समझिए आप, आंग्ल भाषा का शब्द जरूर है, लेकिन हमें यह समझना है कि आखिर योग के कौन कौन से आयाम हैं जो हमें मैनेजमेंट की तरफ लेके जाता है। आप समझिए, अगर आप यम को ले लीजिए, अष्टांग योगा की मैं बात करता हूं, बाकी की तो मैं बात ही नहीं करता। यम को अगर आप ले लीजिए, ठीक इसी तरीके से नियम को ले लीजिए। अगर आप सिर्फ इन 2 के सेक्शंस को अगर आप सामने प्रस्फुटित करते हैं, तो इनके जो 5-5 ऑर्गन्स हैं, ये आपके लिए सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक है। अहिंसा,
सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, ये 10 प्रक्रिया ही सेल्फ मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त है यदि आप शुचिता से रहते हैं। शौच यानी शुचिता से रहते हैं, संतोष से रहते हैं। ये नहीं कि अगर आपको एक मिठाई मिली तो उसके स्थान पे आप 20 मिठाई खाने के लिए खुद को प्रेरित करने लगे। संतोष से, ईश्वर के प्रति प्राणिधान, ईश्वर का ध्यान करते हुए, तो आप निसंदेह ये सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल बट नीड्स फर्दर स्टडी। ये जो बात है ये मेरे भी दिल की बात है, थोड़ी और स्टडी की आवश्यकता है योग में, चूंकि टू द पॉइंट। देखिए ऐसा है, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ कि अर्थराइटिस को योग कैसे ठीक कर सकता है, ये बहुत हद तक एक रिसर्च का ही मुद्दा है। लेकिन डॉक्टर्स के शब्दों में अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंसी के साथ में चाहिए होता है कि आप बहुत ब्रिलियंसी से इसे प्रूफ कीजिए कि आखिर ये क्या है प्रक्रम और किस तरीके से। तो फर्दर स्टडीज़ अभी लगातार जारी हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो लगातार इस पे कार्य कर रहे हैं और मैं भी उनको देख रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ। कई बार हमसे भी कुछ मांगते लिखा हुआ, मैं भी अपना लेख देता हूँ और कोशिश ये रहती है कि आगे आने वाले समय में इन सारे विषयों पे एक और बहुत बड़ा और विशद वातावरण तैयार किया जा सके। नाउ कमिंग बैक, व्हाट इज योगा, कैसे ये कार्य करेगा, तो ये परिभाषा और इत्यादि इस विषय पे थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल योग से दूर हैं और जिनको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है कि आखिर किस प्रकार ये योग कार्य करेगा, तो इसको अगर आप देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल पैराडाइम भी है, साइकोलॉजिकल पैराडाइम भी है और साइंटिफिक पैराडाइम भी है। ठीक है, तो आप इन तीनों व्यवस्थाओं को देखिए। अगर आप इसको परिभाषा के तौर पे देखना चाहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग, सो वी कैन से यूनियन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। होम्योस्टेसिस के लिए ये प्रक्रिया शुरू होगी। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस जो आपके अंतरंग में बहुत सारी होने वाली जो हलचल है, एक तरीके से कह लीजिए रासायनिक हलचल है, होम्योस्टेसिस के तौर पे जानी जाती है। तो ये प्रक्रिया है। इसके अलावा यूनियन ऑफ कॉन्शियसनेस इन द माइंड, ये साइकोलॉजिकल टर्म है ना। समत्वम योग उच्चते की बात कही जा रही है यहाँ पे, सारी चीजों को एकाकार करके और उसके बाद बैलेंस बनाने की बात, ये साइकोलॉजिकल पैराडाइम है। साइंटिफिक पैराडाइम क्या है? यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड, है ना। साइकोसोमैटिक इक्विलिब्रियम, साइकोसोमैटिक इक्विलिब्रियम यानी मनोकायिक अवस्था, मन का काया के साथ मेल करा देना, ये साइकोसोमैटिक व्यवस्था कही जाती है। मन क्या है? जो चंचल है, लगातार भाग रहा है, और काया क्या है? जो स्थिर होने के प्रयास में है और खुद को परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रेंट की है, आपके आत्मा के लिए वो एक रेंट का घर है। आपका मन जिस प्रकार से शरीर को भगाता है, शरीर उसी तरफ भागती है। भाई आप मिठाई खाते हैं तो आपकी सिर्फ इतनी सी जीभ, मुझे लगता है 2-3 इंच की जीभ जो होगी, सिर्फ वो ही मिठाई का आनंद ले पाती है। जैसे ही वो आपके इसोफेगस की तरफ निकलता है तो आप उसका आनंद नहीं ले सकते, जबकि उसके भोग को भोगने के लिए आपका पूरा इसोफेगस, पूरा आपका पेट यानी स्टमक, जिसको कि क्या कहते हैं एब्डोमिनल रीजन भी कहा जाता है। इसके अलावा फिर आपका फंडस के उपरांत जो है आपकी ड्यूडेनम के उपरांत आपकी इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, है ना। फिर रेक्टम तक आप उसको भोगते हैं। अगर आपने कुछ तीखा पदार्थ खा लिया तो रेक्टम भी उसके भोग को भोगने से वांछित नहीं जाता है। जबकि आनंद कितना रहा? सिर्फ 1 से 1.5 इंच का आनंद जो आपके जिह्वा पे रखा पड़ा है। तो यही है मनोकायिक, यानी कि यदि आपने अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो मुझे लगता है कि आप इस योग के सारे प्रक्रम को समझ जाएंगे। अब इसके ही अगले प्रारूप को अगर हम देखें कि क्या है इसमें व्यवस्था, तो वो मैं आपको बताता हूं। वो है योगा किस प्रकार से सहायता करेगा आपके इस पूरे प्रक्रिया में। अर्थराइटिस जैसे बीमारियों से निजात पाने के लिए योग किस प्रकार आपकी सहायता करने वाला है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स रिलीव्स स्ट्रेन ऑफ द ऑन द जॉइंट्स, ये जो लाइन लिखी है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स रिलीव्स स्ट्रेन ऑन द जॉइंट्स देयर बाय रिलीविंग पेन, टेंडरनेस, है ना, स्टिफनेस एंड इंप्रूविंग द रेंज ऑफ मोशन, है ना। ये फिजिकल व्यवस्था है। इसके अलावा मैंने आपको बताया योगा इज नॉट अबाउट ओनली फिजिकल, इट्स ऑल अबाउट मेंटल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। सो फॉर बीइंग मेंटल फिजिकल, अगर आप फिजिकल अवस्था में देखें तो योग स्ट्रेच करता है। अब कौन कौन सी वो स्ट्रेचिंग्स हैं जिन स्ट्रेचिंग्स के माध्यम से आप अपने योग की प्रक्रिया के द्वारा अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं, वो भी उस विषय पे भी हम लोग बात जरूर करेंगे। लेकिन ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन को आपको समझने की बहुत आवश्यकता है मित्रों। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेचिंग है, देखिए एक चीज समझिए, यहां लिखा पड़ा है क्लियर शब्दों में रिलीव्स स्ट्रेन ऑन द ज्वाइंट्स। ये जो शब्द है स्ट्रेन, हर एक ज्वाइंट पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ये हड्डी है, ये इस प्रक्रिया से बनी पड़ी है। जब इसके अंदर का
गद्दा जिसे सामान्य शब्द में कहा जाए, अगर ये गद्दा बाहर निकल रहा है और आपकी एक मसल्स की बड़ी लंबी शाखा इसके ऊपर से जा रही है, तो अननेसेसरी का पेन होना या इसमें इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इसमें अगर मानिए इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इस इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो है स्ट्रेच। आपको स्ट्रेच ही करना पड़ेगा और ये स्ट्रेचिंग आपके लिए अनिवार्य है। ये स्ट्रेचिंग जो है, जब आप स्ट्रेच आउट करते हैं किसी भी मसल्स को, तो निसंदेह वो थोड़ा कष्ट दूर हरने की व्यवस्था बनाना शुरू कर देता है। तो ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके उपरांत स्ट्रेस एक्सप्रेस द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, ये मैं नहीं कहता हूं, ये क्रॉफर्ड जैक्सन की है रिपोर्ट। क्या कहते हैं ये, जर्नल ऑफ वुमेन्स हेल्थ है ना, 2002 में इनकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है जैकबसन ने कहा है कि स्ट्रेस जो है वो एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ आर्थराइटिस। कई बार मानसिक अवस्था, जब आप मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होते हैं, ये मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे साथ में कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी रहे हैं जिनको मैंने महसूस किया है, खासकर उनको आर्थराइटिस ज़रूर होती है, जो बहुत अकेले रहते हैं, अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। घुटना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप घुटन, हमारे योग में एक गुरुजी आचार्य जी थे, वो हमेशा ये कहते थे कि अगर घुटेंगे तो घुटने घुटेंगे, है ना। मतलब ये था कि अगर आप अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, अंदर परेशान हो रहे हैं, तो निसंदेह आपको आर्थराइटिस यानी आपके घुटनों में पेन होना तय है। और गुजराती थे वो आचार्य जी, तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि मारो ढीचड़ दुखे छू। गुजराती भाषा में ये कहा जाता है कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। अब घुटने में दर्द होना आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस की व्यवस्था जरूर है, शुरू हो जाता है धीरे धीरे। आप अगर फाइलेंजियल्स को देखिए, मेटाफाइलेंजियल्स को देखिए, टॉर्सल जॉइंट्स को देखिए, आपकी उंगलियां और पैर जो है उनके जॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। जब आप इन जॉइंट्स को देखेंगे तो इसमें पेन धीरे धीरे होना शुरू होगा। तो एज ऑब्वियस है कि आपके डोर जॉइंट है ना, घुटना भी डोर जॉइंट का एक हिस्सा है, यहां तक पेन बढ़ के आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, मेरा मानना है कि स्ट्रेस जो है वो भी बहुत हद तक इसका उत्तरदायित्व लिए हुए है। इसके अलावा अगर आप देखिए स्पिरिचुअल है ना पर्सपेक्टिव टुवर्ड लाइफ, अगर आप जीवन जीने की कला, ये हमारे गुरुजी इस विषय पे बहुत बहुत उचित बात किए हुए हैं। अगर आपको इस विषय को जानना है कि क्या है पर्सपेक्टिव टुवर्ड लाइफ, तो मैं आपको एक राइटर, एक स्पिरिचुअल लीडर, मेरे गुरुजी, उनका मैं नाम बताता हूं, है ना। आप श्री राम शर्मा आचार्य, इनका रुख कीजिए। अगर आप आचार्य जी की किसी भी पुस्तक को उठाएंगे तो आपको जीवन जीने की कला के विषय में देखने को मिल जाएगा। हमारे इस समय यूनिवर्सिटी, जो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, उसके वाइस चांसलर जो हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर हैं। आप चाहें तो उनकी पुस्तकें भी, उनके लेख भी, उनके प्रवचन भी आप सुन के, यानी कि उनका भी जो उनका डिस्कोर्सेज है, आप उसे सुन के आप बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं कि आखिर ये स्पिरिचुअलिटी है क्या और जीवन जीने की कला का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि क्या है, कैसे कैसे ये प्रक्रिया जन्म लेती है ना। आर्थराइटिस एंड योगा, देखिए रिव्यू बेस्ड आर्टिकल के विषय में क्या इन्होंने कहा है। ये देखिए, शपैरो जो है ना, ये व्यक्ति, एसल सपेरो इनका नाम है, शपैरो का लेख इतना यूनिक माना जाता है, खासकर हमारे विधा में, योग की विधा हो या मेडिकल साइंसेस की विधा हो, तो आप और आइजनबर्ग, ये आइजनबर्ग और शपैरो, ये दोनों लोग बहुत विद्वान रहे हैं। और आइजनबर्ग तो खैर, मैं इनके कई सारे लेख मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, आपको कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, गूगल से सर्च करके फिर आपको मिलेगा। क्या इन्होंने कहा है, कंसिडरेबल एविडेंस दैट एन एरे ऑफ माइंड बॉडी थेरेपीज कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव adjuncts to conventional medical treatment for a number of common clinical conditions including arthritis। देखिए, एक बात आप ये समझिए कि सीधी सी जो बात है, सीधे सीधे अगर कहा जाए कि आर्थराइटिस को ये लोग क्या कहते हैं, शपैरो या आइजनबर्ग, या आप इस समय रॉब की जो उनकी आइडेंटिफिकेशंस है वो आप देख रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर हेल्दी पीपल एंड पीपल कंप्रोमाइज्ड बाय मस्कुलोस्केलेटल एंड कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस। देखिए, ये रिसर्च पेपर्स इन लोगों ने लिखा है। आप इनके रिसर्च पेपर का अगर क्रक्स सुनते हैं, मैं आपको अगर क्रक्स बताऊं, तो इन्होंने सिर्फ दो बातों पे जोर दिया।
पहला ये कि जीवन जीना ठीक कर दीजिए, क्योंकि अर्थराइटिस जीवन जीने से संबंधित है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या अर्थराइटिस वास्तव में योग के द्वारा ठीक हो सकती है कि नहीं ठीक हो सकती है? मैं कहूँगा निःसंदेह आप अर्थराइटिस के ऊपर एक हद तक कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 बातें आपको सुननी भी है, समझनी भी है और जाननी भी है। नंबर 1 बात, किस प्रकार से आप अपने जीवन के मैनेजमेंट को सेट कर पाएँगे? अब आपको अगर जीवन का मैनेजमेंट सेट करना है, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर आप कर क्या रहे हैं और विगत 10 वर्षों में आपने क्या किया है। 10 वर्षों में यानी कि आपकी लाइफ़स्टाइल क्या रही है? क्या आप प्रातः 9 बजे उठते हैं या सूर्योदय के बाद उठते हैं या 6 बजे, 7-8 बजे कभी भी उठते हैं? उसके बाद आप देर रात तक जगते हैं, है ना? अननेसेसरी वॉक करते हैं, अननेसेसरी चलते हैं, अगर आवश्यकता नहीं भी है तो भी अननेसेसरी वॉक का मतलब, जैसे कभी ये हुआ कि आप कभी कहीं कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी आप घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, है ना? वो भी अननेसेसरी वॉक के तहत आती है। बिना भोजन किए आप टहल रहे हैं, लगातार खाने का कोई ध्यान नहीं है, आप कार्य करते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक परेशान करती है। अर्थराइटिस का पेशेंट जो होता है, उसे बहुत बहुत मॉड्यूलर वॉकिंग करनी चाहिए। किस प्रकार से, मतलब डायनामिक वॉकिंग की बात की गई है योग में। किस प्रकार से आपको वॉक करना है, कौन से आसन करना है, इसके विषय में भी अभी हम लोग टिप्पणी करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आपकी जीवन शैली पे आपको कंट्रोल लाना है। जीवन शैली का मतलब ये है कि जैसे खट्टा पदार्थ जो होता है वो बहुत परेशान करता है। खट्टे पदार्थ को यदि आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि किस प्रकार से आपको क्षमा कीजिए, किस प्रकार से आपको खट्टे पदार्थ से दूरी बनानी है, जैसे कि दही ले लीजिए, जैसे कि छाछ ले लीजिए, खासकर दोपहर के बाद। देखिए, गुजरात के मैक्सिमम लोग इस परेशानी से पीड़ित हैं, अर्थराइटिस से। आजकल तो मैं देखता हूँ कि वो एक क्षेत्र है हमारा भारत का जो बहुत हद तक प्रताड़ित होता चला जा रहा है। ऐसे ही अर्थराइटिस एसोसिएशन करके है मिडल ईस्ट की, वहाँ एक अखबार आता है अल खलीज। तो अल खलीज अखबार में एक लेख निकला हुआ था, उसके प्रेसिडेंट का लेख था कि आज मतलब मिडल ईस्ट में हर चौथा व्यक्ति अर्थराइटिस से परेशान है। अर्थराइटिस से परेशान होने का नंबर 1 कारण जो है, सबसे बड़ा कारण, वो है आपके खान-पान, आपके रहन-सहन की प्रक्रिया। दूसरा जो कारण है वो है पानी। पानी को यदि आप ठीक से नहीं ले पाते हैं या हार्ड पानी आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि सोडियम है, जैसे कि कैल्शियम है, जैसे अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, फास्फोरस वगैरह भी कई बार पानी में देखा गया है, तो वो पानी के अंदर स्टक होता है और किडनी के द्वारा भी अगर वो नहीं छाना गया, तो खून से होते हुए कहीं न कहीं बोन्स को परेशान करना शुरू कर देता है और बोन्स के पास में जाके अगर एक्सेस मात्रा में जॉइंट्स के पास एकत्रित हो गया, तो निःसंदेह वो इन्फ्लेमेट हो जाएगी। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के तहत आ जाती है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस भी आपको सिमिलरली परेशान कर सकती है। तो कुल मिला-जुला के इन रिसर्चेज़ में यही बातें लिखी गई हैं कि आप अपने योग के द्वारा, देखिए ये सब तो एविडेंसेस है, ये सब आर्टिकल्स हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, है ना? ये ग्राफिकल की है एक रिसर्च, जिसमें इन्होंने क्या दिया है, योगा इज़ एन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द योगा इन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हैंड्स एंड कार्पल टनल सिंड्रोम शोड ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन पेन व्हेन कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप्स। इस रिव्यू को तो मैं बहुत बार पढ़ाया भी हूँ, आपको आज बताता भी हूँ कि ये क्या कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये बता रहे हैं कि योगा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हैंड्स, हाथ के, और कार्पल टनल सिंड्रोम शोड ग्रेटर इंप्रूवमेंट व्हाइल पेन। क्या इन्होंने लिखा है अपने रिसर्च में, वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा है कि जब आपको इस मेटार्सल्स में, इसमें जब दर्द होता है, या आपके पैरों की उंगलियों में जब कई बार दर्द होता है, हाथ में यहाँ पे डोर जॉइंट में दर्द होता है, या शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्कैपुला में, खासकर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स के सपोर्ट के कारण, तो आप ऐसे दर्द को किस प्रकार से धूमिल कर सकते हैं, किस प्रकार से इससे निजात पा सकते हैं। पूरी रिपोर्ट में ग्रेनफिकल का जो है जो इनका शोध है, वो ये कहता है कि एक ग्रुप को कुछ योगा कराया गया। उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जैसे ताड़ासन हो गया, हाथ को ऐसे स्ट्रेच आउट करके और ऊपर खींचने की व्यवस्था, ताड़ासन की प्रक्रिया, फिर तिर्यक ताड़ासन, हाथ ऐसे ऊपर करके साइड साइड में स्ट्रेच करने की प्रक्रिया हो गई, फिर कटी चक्रासन हो गया, है ना? उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, हस्तंगुली नमन हो गया, सामान्य सर्कल बनाना हो गया, आराम से हाथ ऊपर उठाना हो गया, फिर शोल्डर सर्कल्स हो गया, स्ट्रेचिंग्स हो गई। इन सारी व्यवस्थाओं के द्वारा कहीं न कहीं अर्थराइटिस के ऊपर एक उचित दबाव बनाया गया है और अर्थराइटिस के निजात के लिए कुछ अच्छी डाइट की व्यवस्था की गई और धीरे-धीरे देखा गया है कि ये अर्थराइटिस कंट्रोल हो गई है। तो ये सारे रेफरेंस के तौर पे आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। एक और एविडेंस है, कई सारे रिसर्चेस हैं, आप इन रिसर्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। आप चाहें तो क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू भी ये सिद्ध किया गया कि आर्थराइटिस और योगा को किस प्रकार से ठीक किया गया है अभी तक। तो आप ये तो खैर इंडियन जर्नल में भी प्रकाशित है ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने रिसर्चेस के लिए। ठीक है, कुछ ये छठवीं जो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये भी एक अलग अलग है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का मतलब ये होता है मित्रों कि 10 लोगों के समूह में से किसी एक को उठा लिया अर्थराइटिस वाले में से और उस पे योगा ट्राई किया। ऐसा तो नहीं है कि कुछ विशिष्ट लोगों को ही योग ठीक करता हो, तो ऐसा नहीं था। इस रिसर्च में भी यही पाया गया। ये वही ग्रेनिफिकल की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में ये देखा गया कि वास्तविकता में ये ग्रेनिफिकल की रिपोर्ट जो है वो देखा गया कि जब आप रैंडम में भी लेते हैं तो योग उतना ही प्रभावी है जिस प्रकार वो एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर प्रभाव बनाता है। ठीक है ना। अब आप देखिए, ये अष्टांगा योगा की कुछ टेक्निक्स है जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यस, ये अष्टांग योगा है। अष्टांग योगा के विषय में कैसे ये योग ठीक कर सकता है, हाउ, अगर आप ये हाउ एक शब्द लिखें तो ये आपको बताएगा कि आखिर ये क्या है। ठीक है ना। सब सक्सेसफुल लिविंग इन सोसाइटी, सोसाइटी में जीवन को जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है ना। अहिंसा, अगर आप किसी की हिंसा नहीं करते हैं तो एज ऑब्वियस है कि आपके अंदर कोई अननेसेसरी दवा नहीं आएगी। अहिंसा का अननेसेसरी दवा से क्या लेना देना, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक आप हिंसक नहीं हैं और आप चिकन नहीं खाते हैं। ठीक है, और आप चिकन नहीं खाते हैं और वो चिकन नहीं खाते हैं जिसको इंजेक्ट किया गया है, जिसके अंदर इंजेक्शन लगाई गई ताकि वो बहुत जल्दी चूजे से चिकन बन जाए, बहुत बड़ा चिकन हो गया जाए, 5 किलो का मुर्गा बन के आ जाए। उस मुर्गे को नहीं खाते हैं तो आपके अंदर कोई ऐसी दवा नहीं आई जो आपको परेशान करेगी। लिहाजा अहिंसा आपके लिए सच है। इसके अलावा सत्य, अहिंसा दूसरा जो है वो आता है सत्य। ये सब यम का ही पार्ट है। सत्य आता है। सत्य बोलने का क्या लाभ है, आर्थराइटिस के ऊपर क्या लाभ है, स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने चोरी की है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने आपको 100 रुपए दिया और आप गए सब्जी खरीदने के लिए। उन 100 रुपयों में आपने सब्जी ली 60 रुपए की, 40 रुपए का आपने अपने लिए कुछ भी ले लिया। अब अगर 60 रुपए की सब्जी और आपको ये जस्टिफाई करना है कि 100 रुपए की सब्जी थी और उन 100, अब आपके घर वालों को भी पता है एक्चुअल में कि वो 100 रुपए की सब्जी नहीं है, लेकिन वो एक स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे घर वाले, फॉर एग्जाम्पल कि नहीं हो सकता है ये 40 रुपए की कोई मादक वस्तु ले रहा हो सकता है सिगरेट पीता हो सकता है कुछ अन्य कार्य करता हो, लेकिन ये प्रतिदिन उन 40 रुपयों का क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो बेरोजगार है। और यही व्यवस्था आपके अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी, एक स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। और झूठ बोलने की तो सबसे बड़ी जो खामी है वो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि झूठ को याद बहुत रखना पड़ता है। तो आप याद रखने के लिए इससे बढ़िया है कि अननेसेसरी मेंटल प्रेशर आप क्रिएट करें। सत्य बोलिए, क्लियर रहिए, क्रिस्टल रहिए, कोई परेशानी नहीं है। अहिंसा सत्य आस्ते, यही बात चोरी करने पे भी लागू हो जाता है ना। ऐसे ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है, ऐसे ही अपरिग्रह की व्यवस्था है। तो कुल मिला जुला के अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो यम है ये बहुत हद तक कारगर होगा अगर आप यौगिक जीवन अपनाते हैं। तो देखिए, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं अभी आपके सामने कि आखिर ये यम और नियम और अहिंसा क्या ये वास्तव में आपके आर्थराइटिस को ठीक कर पाने के योग्य हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस की कमी है जिससे मैं हो सके ना कर पाऊँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कर देंगे, लेकिन यकीनन यदि आपको किसी योग के आचार्य पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जीवन जीने की जो कलाएं हैं, इन कलाओं को आप हमेशा से जीवन में उतार के रखिए। ऐसे ही नियम है ना, मैनेजिंग एंड प्योरीफाइंग सेल्फ, कैसे अपने आप को शुद्ध रखा जाए, कैसे अपने आप को शौच युक्त रखा जाए, कैसे अपने आप को साफ रखा जाए, वो भी नियम के तहत आता है। इसके अलावा आसन, जैसा मैंने आपको बताया कुछ आसनों का भी एक बहुत बड़ा प्रक्रम है। इस प्रक्रम के द्वारा आप अपने आप को सचल रख सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अलावा प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, कौन कौन से प्राणायाम आर्थराइटिस के लिए यूनिक है वो भी फर्दर मैं आपको बताऊंगा। प्रतिहार का मतलब होता है डेवलपिंग डिस्पैशन टुवर्ड्स सेंसेस। प्रत्याहार, प्रतिहार नहीं प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब हुआ, आप सामान्य शब्दों में अगर आप समझिए तो आप प्रत्याहार की व्यवस्था को आप अपने लिए हियर ओनली
एज अ डाइट कंट्रोल लेके चलिए, किस प्रकार से आहार से संबंधित लेके चलिए। डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट डिस्पैशन टू सेंसेस। आप अपने अंगों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग कैसे करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। लेकिन फॉर दिस कंडीशन नाउ आप अपनी डाइटरी पे फोकस कर लीजिए। अगर आप उचित आहार लेते हैं, उचित डाइट लेते हैं, तो मुझे लगता है अर्थराइटिस के लिए बहुत हद तक आप अपना नियमन कर पाएंगे। खासकर डाइट में सिर्फ आप भोज्य पदार्थों को नहीं, पानी को भी उतनी ही तरजीह दीजिए, उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी आपको आप अपने खाने को देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है। इसके अलावा ध्यान को अगर आप देखते हैं तो इसमें लिखा गया है कि दिस मेडिटेशन टेक्निक है ना, ध्यान कैसे आप किन किन अवस्थाओं के द्वारा अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रख सकते हैं, उसके लिए ध्यान है। इसके अलावा समाधि है, अल्टीमेट एडवांस मेडिटेशन है ना। तो ये प्रक्रिया, तो समाधि तो एक बहुत बात की चीज है। ठीक है, अब ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं, कोर्स के तौर पे अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं अभी आपको ये कोर्स बताने से बढ़िया है कि मैं आपको ये बताऊं कि आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के द्वारा आप अपने आप को अर्थराइटिस में ठीक रख सकते हैं। तो ये है योग। अब योग का जो पहला अंग है, मतलब हियर अर्थराइटिस के लिए, वैसे तो पहला अंग अष्टांग योग में यम ही है, लेकिन आसन को चुनते हैं। पहला आसन आप देखिए, ताड़ासन। ताड़ासन, ताड़ासन बड़ा जरूरी है। देखिए मैं आपको ऐसे हाथ को कंधे के बराबर आपको रखना है और फिर ऊपर की तरफ जब आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे तो ये ताड़ासन बनता चला जाएगा। ऐसे ही सामने से भी अगर आप देखते हैं तो सामने से भी ये प्रक्रिया कुछ यूं ही जाएगी। ऊपर की तरफ हाथ स्ट्रेट रहेगा, कान से टच और स्ट्रेच अप। जितना आप अपने आप को ऊपर खींच के लेके जा सकेंगे उतना ही उचित है। तो ताड़ासन की प्रक्रिया तो ऐसी है, हाथ हमेशा इंटरलॉक रहेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिए। ये 5 आसन है जिन आसनों को हाथ को हमेशा इंटरलॉक रखना है। इंटरलॉक ऐसे ही रखा जाता है, कुछ लोग हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, ये अननेसेसरी पेन करेगा। अगर आपने हाथ को ऐसे पकड़ लिया तो ये अननेसेसरी पेन करेगा, क्योंकि ये जो ज्वाइंट्स है, ये जो आपको ज्वाइंट दिख रहा है, यहाँ पे जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है, ये सब फूला हुआ रहता है ऑलरेडी। तो आपके पकड़ने के कारण, जकड़ने के कारण ये परेशान हो जाएगा। लिहाजा अर्थराइटिस से निजात पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है कि आप अपने आप को ऐसे न्यूट्रल स्ट्रेच कीजिए और बहुत सामान्य तरीके से ऊपर की तरफ खींचिए खुद को। तो ये एक व्यवस्था आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। तिर्यक ताड़ासन की व्यवस्था भी उतनी ही यूनिक है। क्यों यूनिक है? देखिए, ताड़ासन में निसंदेह आप अपने पेट वाले हिस्से यानी अम्बिलिकल हिस्से को भी खींच रहे हैं, लेकिन ये हिस्सा सबसे पहले खींचता है। यानी इस हिस्से को अगर आप देखें तो ये हिस्सा आपने सबसे ज्यादा खींचा, ये स्ट्रेच होकर वहां तक गया। हाथ आपका यहाँ था, यहाँ से वहां तक जाने की जो व्यवस्था है वो पूरे पूरे मसल्स को, पूरे पूरे नर्व्स को खींच के लेके जा रही है। ताड़ासन इज वन ऑफ द बेस्ट आसन फॉर व्हाट अर्थराइटिस। इसके अलावा तिर्यक ताड़ासन अगर आप देखें, तिर्यक ताड़ासन क्या करता है? तिर्यक ताड़ासन जब आप हाथ इंटरलॉक रखते हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, तो एक हिस्सा नीचे अंदर दब जाता है, दूसरा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच आउट करता है। तो ताड़ासन के साथ साथ तिर्यक ताड़ासन कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। तो दूसरा आसन अगर देखा जाए तो वो हो गया तिर्यक, तिर्यक ताड़ आसन। तो तिर्यक ताड़ासन की व्यवस्था जो है वो भी बहुत हद तक मेरे हिसाब से अर्थराइटिस के लिए उचित होगी। ठीक है, इसके अलावा ये तो 2 आसन की व्यवस्था थी। इसके पूर्ववत में यानी इसके पहले आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम से होकर गुजरना होगा। सूक्ष्म व्यायाम ये होता है, खूब सारी सांस लिया आपने, ऐसे, मतलब सांस लीजिए और सांस छोड़िए, है ना। तो जब आप सांस लेंगे तो ये प्रक्रिया लगातार इस तरीके से चलती चली जाएगी और फिर धीरे 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 ये यानी आपका जो ये जॉइंट्स है, जिसको आप टॉर्सल्स और मेटाटॉर्सल्स की व्यवस्था से जानते हैं, फैलेंजियल्स के जॉइंट नाम से जानते हैं, तो फैलेंजियल्स के साथ में आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। यही प्रक्रिया आप अपने पैरों के साथ में भी जरूर कीजिए। पैरों को भी आपको स्ट्रेच करना है, पैरों को भी आपको अपने अंदर दबाव में लेके आना है, ताकि वो भी, पैरों की उंगलियां भी स्ट्रेच आउट में रहे। तो हमेशा शुरुआत यानी वार्म अप, हमेशा एक्सरसाइज यानी योग की प्रक्रिया यानी आसनों की प्रक्रिया को शुरू करने से पूर्व आप जितना संभव हो सके वार्म अप पे फोकस कीजिए। ब्रूस ली कहता था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 1000 तरीके के फाइटिंग मॉड्यूल्स जानता है, मुझे उस व्यक्ति से बहुत डर लगता है जो एक तरीके का मॉड्यूल जानता है और 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ। इसलिए वार्म अप अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आप मेन आसनों तक तो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो तीसरी जो प्रक्रिया है
वार्म अप में पहली तो ये हो गई, दूसरी ये प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी आप अपने जॉइंट्स का, खासकर आपके रिस्ट जॉइंट को आप बहुत हद तक यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसका बहुत, और एक बात ध्यान रखिए, जब आप ये करेंगे तो हो सकता है आपको पेन हो, तो शुरुआती कंडीशन में आप एक काम ये कर लीजिए कि किसी स्थान पे इसको रख लीजिए हाथ को, और हाथ को रख के आराम से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानिए कोई कुर्सी है, तो उस कुर्सी के ऊपर हाथ को रख लीजिए, उसके हैंड रेस्ट पे, और फिर आराम से ऐसे मूवमेंट में लाइए अपने हाथ को। जब आप अपने हाथ को ऐसे मूव आउट करेंगे तो भी आप बहुत हद तक उचित रह पाएंगे, और ये उचितता आपको लाभ देगी। इसके अलावा फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया है ना, आप अपने एल्बो को मोड़िए जितना ज़्यादा हो सके, है ना, ये भी कर सकते हैं। हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करना, ये प्रक्रिया। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी कष्टदायक हो जाएगी अगर आपको बहुत सीवियर पेन रहता है तो इसलिए इसको बहुत आराम से, बहुत तरीके से कीजिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और जब भी दिन में ध्यान आता रहे तो इसकी इस प्रक्रिया को आप निर्वहन करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा आप ये प्रक्रिया भी करते रहिए, धीरे 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 हाथ ज्वाइंट करके स्ट्रेच आउट करना, स्ट्रेच आउट करना, ये भी बहुत हद तक लाभकारी होगा। फिर हाथ साइड में ये स्ट्रेचिंग, ये बहुत यूनिक स्ट्रेचिंग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि स्कैपुला को ये बिना परेशान किए हुए आपके लोअर, यानी कि आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के साथ में, डेल्टॉइड मसल्स के साथ में काम करती है। यानी कि ये सारा का सारा मसल्स स्ट्रक्चर आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करेगा। तो ये व्यवस्था आपके लिए बहुत उत्कृष्ट हो जाएगी। इसके अलावा धीरे धीरे एल्बोज को ज्वाइन कीजिए, शोल्डर जॉइंट के साथ में मूवमेंट कराइए। शोल्डर जॉइंट्स का सिंपल मूवमेंट भी आपको बहुत लाभ देगा। ठीक ऐसे ही हाथ सामने रख के एक हाथ का घूर्णन, अगर आप एक हाथ लगातार ऐसे मूवमेंट में लाते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरा हाथ लेके आते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये प्रक्रिया आपको बहुत हद तक आनंद देगी। साथ में दोनों हाथ में भी लेके आइए धीरे धीरे इजीली। शुरुआत में 2 राउंड, फिर 5 राउंड, फिर 10 राउंड, 20 राउंड, जितना आप कर सके उतना जरूर कीजिए। ये हाथ धीरे धीरे मूवमेंट में रहेगा। फिर एक जो, जब आप धीरे धीरे इस पेन को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, प्रतिदिन आप करेंगे 1 से 2 महीने लगातार, तो आप उसके बाद एडवांस प्रक्रियाओं को जन्म दे सकते हैं। जैसे हाथ का इंटरलॉक रखा जाना, पीछे हाथ इंटरलॉक रखिए और धीरे धीरे गर्दन ऊपर नीचे करते चले जाइए, धीरे 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 जितना नीचे जा सके, जितना नीचे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं तो यहाँ तक पहुंच जाता हूँ, हाथ आपका यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए फिर बैक साइड में आइए, स्ट्रेट होइए। तो ये भी प्रक्रिया आपको बहुत हद तक लाभ दे सकती है। फिर कुछ योग, पैरों का भी आसन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पैरों को उठाना, पैरों से लगातार पैरों की उंगलियों को अप एंड डाउन करना, पैरों का सर्कल बनाना। तो ये सारा व्यवस्था क्रम आपको आर्थराइटिस में बहुत हद तक हेल्प करने वाला है। ये आसनों का कुछ मॉड्यूल था जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम भी बताता हूँ कि आखिर आर्थराइटिस में, रेमेटॉइड में या फिर ऑस्टियो में कैसे काम किया जा सकता है। एक बात ये ध्यान रखिए, आप ये सोचेंगे कि सर इस वीडियो में आपने ये तो बताया नहीं कि आखिर ये आर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है और क्यों होती है, क्यों इससे पेन होता है। तो देखिए, इसके प्रकार को जानने के बजाय, जैसे रेमेटॉइड हो गया जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के तहत आ जाता है ना, ऑस्टियो हो गया, इन सब पे मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाले समय में। रेमेटॉइड आर्थराइटिस को भी हम टारगेट करेंगे अगले सीरीज में, लेकिन फिलहाल आप आर्थराइटिस एज अ होल जानिए। एज अ होल यानी कि क्या कहती है रिसर्चेस, क्या है डेफिनेशन, एंड व्हाट इज योग, एंड हाउ वी कैन ट्रीट आर्थराइटिस बाय ओवरऑल आवर आइडियोलॉजी, यौगिक आइडियोलॉजी। तो ये व्यवस्था क्रम आपको आपकी सहायता करेगी। लास्ट बिंदु अगर मैं आपको बताऊं तो वो है प्राणायाम का। तो प्राणायाम के बिंदु के लिए अगर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्राणायाम मैं व्यक्तिगत तौर पे रिकमेंड करूंगा। पहला ये है कि जितना हो सके नाड़ी शोधन किया कीजिए। देखिए, नाड़ी शोधन जो है प्राणायाम या अनुलोम विलोम हो गया, है ना, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम की व्यवस्था जो है वो बहुत लाभकारी है ना। अनुलोम विलोम की व्यवस्था, ये प्राणायाम में मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एक तरीके से राजशाही व्यवस्था कह लीजिए। इन प्राणायामों की अवस्था के साथ में अनुलोम, ऑल्टरनेट ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं जब आप, तो ये अनुलोम विलोम बन जाता है। एक नासा छिद्र को अंगूठे से बंद करते हैं, गहरी सांस लेती है, दूसरे से बाहर कीजिए, फिर दूसरे से लीजिए, पहले से बाहर कीजिए। और नाड़ी शोधन में सिर्फ ये प्रक्रिया ऐसे हो जाती है कि थोड़ा सा इसमें होल्डिंग्स बढ़ जाती हैं। एक से सांस लिया आपने तो रोक के रखें आप, फिर दूसरे से बाहर। जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो प्राण का प्रवाह जो है वो आपके शरीर में सकारात्मक हो जाएगा। जैसे ही ये प्राण का प्रवाह सकारात्मक हुआ, इंस्टेंट व्यवस्था क्रम से आपके जॉइंट्स का पेन धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और ध्यान के लिए भी अगर मैं बात करूं कि ध्यान में क्या कर सकते हैं आप, तो ध्यान में आप शांतिपूर्वक सिर्फ ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भी अगर आप लगा लेते हैं तो भी उत्कृष्ट है। इसके अलावा आप चाहें तो इन मुद्राओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। अंगूठे के मूल में आप मध्यमा और अनामिका इन दोनों उंगलियों को लगा लीजिए, और फिर
ध्यानपूर्वक ऐसे बैठ जाएँ। ये मुद्राएँ आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी मुद्राएँ हैं। आहार शैली में भी बहुत सारी बातें हैं। जब रेमेटॉइड की बात आएगी तो मैं आहार आपको अलग बताऊँगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात आएगी तो उसके लिए मैं आपको अलग आहार बताऊँगा और उसके द्वारा आप ये जानेंगे कि आखिर अर्थराइटिस को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है और क्या-क्या ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जिन व्यवस्थाओं के साथ आप अपने आप को अर्थराइटिस से निजात पा सकते हैं। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कौन-कौन से विशिष्ट आसन किए जा सकते हैं और किन आसनों के द्वारा आप और उचित हो सकते हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।